दोस्तों आज मैं आपके सामने साल 2025 के एंड में रिलीज हुई एक जबरदस्त कोरियन ड्रामा मूवी को लेकर आया हूं। कुछ लोग इसकी तुलना पैरासाइट मूवी से कर रहे हैं, वही जिसको ऑस्कर मिला था। लेकिन कुछ मायनों में यह मूवी उससे भी बेहतर है और यह आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। मूवी सीधे हमारे दिमाग पर अटैक करती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। मूवी को बनाया है मशहूर साउथ कोरियाई फिल्म मेकर पार्क चैन वक ने, जिनके नाम कई मशहूर फिल्में हैं। यहाँ तक कि कई लोग इन्हें ईस्ट जोन का जेम्स कैमरन और क्रिस्टोफर नलन बुलाते हैं। और हाँ, मूवी में लीड रोल कर रहे हैं ली ब्यूंग हुन, जिनकी पोटेंशियल हम स्क्विड गेम सीरीज में देख चुके हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 97% की फ्रेश रेटिंग भी मिली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज लाता रहूंगा। तो मूवी की शुरुआत होती है मानसू से, जो फिलहाल अपनी लाइफ के सबसे स्थिर दौर में दिखता है। उसके पास सब कुछ है, एक बड़ा सा घर, बीवी, 2 बच्चे, 2 डॉग्स और गार्डन के बीच में बनाया हुआ छोटा सा ग्रीन हाउस जहां वो शौक से पौधे लगाता है। वो पिछले 25 सालों से सोलर पेपर नाम की कंपनी में इंजीनियर की नौकरी कर रहा है। उसी सुखी रूटीन के बीच में एक दिन वह परिवार के साथ बैठे बैठे अपनी बीवी मैरी को महंगे सैंडल गिफ्ट करता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद दोनों एक डांस पार्टी में जाने वाले हैं। और हाँ, इस बीच एक खास बात यह है कि उसकी बीवी मैरी की यह दूसरी शादी है। अब जैसा कि मैंने बताया, उसके 2 बच्चे हैं, तो इनमें से जो बेटा है वो मैरी की पहली शादी से है, जबकि जो बेटी है वो असल में मोन्सू और मैरी की बायोलॉजिकल बेटी है। लेकिन इससे इन लोगों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसू अपने बेटे और बेटी को बराबर प्यार देता है। तो बाहर से यह एक नॉर्मल खुशहाल मिडिल क्लास फैमिली लगती है, लेकिन अब अंदर ही अंदर चीजें बदलने वाली है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में मानसू काम करता है उसके अमेरिकन मालिक 20% प्रोडक्शन लाइन बंद करने का प्लान बना रहे हैं। मतलब साफ है, बहुत सारे लोग निकाले जाएंगे और जिस लिस्ट में नाम कटने हैं उसमें मोन्सू भी शामिल है। अब यह खबर जैसे तैसे अंदरूनी चैनलों से उसे पता चल जाती है, जिसके बाद वह घबराए हुए दिमाग से अपने साथियों को यूनियन बचाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ताकि मिलकर मालिकों का विरोध किया जा सके। लेकिन उसके साथी फैक्ट्री के बाहर बीड़ी सुलगाते हुए कहते हैं, हमारे चिल्लाने से क्या होगा, हमारी सुनता ही कौन है। अगर इतना ही जोश है तो खुद ही जाकर मालिक से बात कर लो, हमसे कुछ मत कहो। फिर मानसू उम्मीद के आखिरी सहारे से बॉस के पास जाता है। वह गाड़ी तक पहुंचता है और कुछ बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन बॉस बिना नजर हटाए उससे ठीक से बात तक नहीं करता। इतना ही नहीं, वो कार में बैठकर सीधा चला जाता है, जैसे यह आदमी उसके लिए कभी था ही नहीं। यह मानसू के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी वह घर लौटकर एक शब्द तक नहीं बोलता। मैरी के सामने वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे उसका दिन आज भी हमेशा की तरह बीता हो। भले वह जानता था कि यह कोई छोटी बात नहीं है, पर अभी वह इस डर को घर के अंदर लाना नहीं चाहता था। आगे कुछ वक्त के बाद हम उसे उन लोगों की मीटिंग में देखते हैं जिन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। असल में मीटिंग सभी लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज की थी। अब सभी लोग एक हॉल में बैठे होते हैं, जहां कोई बेरोजगारी का गुस्सा निकाल रहा होता है तो कोई अपने टूटे हुए प्लान सुना रहा होता है। इसी बीच सामने बैठी होस्ट सबकी टेंशन हल्की करने के लिए एक अजीब सी एक्सरसाइज करवा रही होती है। वो कहती है, गाल और माथे पर उंगलियां रखो और बोलो सब ठीक है। अब वो लोग जब यह लाइन दोहराते हैं तो मानसू भी ऐसे ही करने लगता है, ताकि उसे भी अपने तनाव से थोड़ी देर के लिए शांति मिल सके, जो वह नौकरी छूट जाने के बाद से झेल रहा है। लेकिन तभी मानसू का दांत तेजी से दर्द करने लगता है, इवन उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, मगर वह खुद को जबरदस्ती मजबूत दिखाता है। साथ ही उस अजीब एक्सरसाइज को करते हुए खुद को समझाता है कि इन सब में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं हूं, मैं 3 महीने में नई नौकरी ढूंढ ही लूंगा, सब ठीक है। अब इस नकली हिम्मत के सहारे वह अपनी बीवी को वीडियो कॉल करता है और आखिरकार सब सच्चाई बता देता है कि नौकरी चली गई है। अब मैरी, जो अब भी फिट रहने के लिए टेनिस खेलती है, यह सुनकर अंदर से वह हिल जाती है और कॉल कट हो जाती है। यहाँ कोर्ट पर उसका डेंटिस्ट पार्टनर उसको परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मैरी उसे कुछ नहीं बताती। खैर, अब 3 महीने की जगह पूरा साल निकल जाता है, पर हमें मानसू पुराने इंजीनियर की तरह नहीं बल्कि एक लोकल स्टोर में हेल्पर की तरह बक्से उठाता और रखता हुआ दिखाई देता है। यानी अब यही उसकी नई नौकरी है। इसी दौरान उसे अपने पुराने दोस्त नामगू का फोन आता है। वह बताता है कि एक नई कंपनी हायरिंग कर रही है, इसीलिए वह उसमें इंटरव्यू दे दे। यह सुनकर मानसू को थोड़ी उम्मीद जागती है, इसलिए मानसू स्टोर मैनेजर से एक दिन की छुट्टी मांगता है, लेकिन उसकी जगह पर उसे सीधा निकाल दिया जाता है। पर वक्त नहीं था, इसलिए वह वहीं स्टोर के चेंजिंग रूम में कपड़े बदलता है, अपना चेहरा धोता है और सीधे इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल घर पर मैरी को बैंक से मॉर्गेज डिफॉल्ट के नोटिस आते जा रहे थे, यानी अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो घर नीलाम हो जाएगा। उधर इंटरव्यू में कमरे की सेटिंग ही ऐसी थी जैसे वह सामने वाले का हौसला तोड़ने के लिए तैयार की गई हो। सामने वाली बिल्डिंग से आती तेज धूप शीशे से टकराकर सीधा मानसू के चेहरे पर पड़ रही होती है। यहाँ तक कि सामने बैठे लोगों में से एक का चेहरा तो उसे दिख ही नहीं रहा था। अब इसी टेंशन में वो कई सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी उसके 25 सालों के एक्सपीरियंस को देखते हुए उसे स्ट्रेट आउट रिजेक्ट नहीं किया जाता। पर एक इंजीनियर की पोस्ट की जगह उसे उसके पुराने दोस्त नामगू के नीचे क्लर्क टाइप की लो लेवल नौकरी ऑफर की जाती है।
अब एक आदमी जो सालों से इंजीनियर रहा हो, क्या वो अचानक क्लर्क बनकर फाइलें उठा सकेगा? ऊपर से यह सिर्फ पैसों का नहीं, इज्जत का भी सवाल था। यानी सैलरी तो कम होगी ही, पर रिस्पेक्ट उससे भी कम। यही सवाल मानसू के दिमाग में चल रहा होता है। हालांकि नामगू उसे समझाता है कि अगर यह नहीं हुआ तो एक नई कंपनी आई है, मून पेपर। वहां कोशिश कर लेना, लेकिन पहले अपने दांत को किसी अच्छे 5 minutes and 57 seconds डेंटिस्ट को दिखा ले, क्योंकि तब से बार बार अपने फेस को पकड़ रहा है। यही हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसी ऑल इज वेल वाले ग्रुप से है, और आज वह भी इंटरव्यू देने आया है। हमें पता चलता है कि इसे भी सोलर पेपर से निकाला गया था। वेल, अब इंटरव्यू से लौटकर जब मानसू घर में घुसता है तो सामने स्क्रीन पर उसे एक आदमी नजर आता है। इसका नाम होता है संचुल। यही अब मून पेपर कंपनी का नया मैनेजर है। लेकिन सबसे बेकार बात यह है कि पहले यही आदमी सोलर पेपर में मॉनसून के नीचे काम करता था, पर आज सब कुछ बदल चुका है, और इससे भी 6 minutes and 29 seconds बड़ा झटका उसे तब लगता है जब मैरी उसे बताती है कि मॉर्गेज पूरी तरह से डिफॉल्ट हो चुकी है और 3 महीने के अंदर यह घर नीलाम कर दिया जाएगा। आखिरकार वो और मैरी फैसला करते हैं कि नीलामी तक इंतजार करने से अच्छा है कि खुद ही घर बेच दे, और अगर कभी हालात सुधरे तो दोबारा खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें खर्च भी काटने होंगे। इसीलिए वह डॉग्स जिन्हें वह अपने बच्चों की तरह रखते थे, अब मैरी के माता पिता के पास भेज दिए जाते हैं। साथ ही मानसू अपनी और मैरी दोनों की कार बेच देता है और एक सेकंड हैंड सस्ती गाड़ी 7 minutes and 2 seconds खरीदता है। इसके बाद उनके बेटे के दोस्त का पिता, जो एक अमीर मोबाइल स्टोर का ओनर है, वह इस घर के खरीदार बनते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और मानसू को वह रकम मिल जाती है जिससे वह अपने बैंक का कर्जा चुका सके। लेकिन कंडीशन यह थी कि मानसू 1 महीने बाद घर खाली करेगा। वेल, यह नया बायर बातों बातों में मैरी के साथ हल्का सा फ्लर्ट भी करता है, लेकिन मैरी उसे इग्नोर कर देती है। पर इसके बाद अपने बच्चों की आंखों में उदासी देखकर मानसू आखिरी जिद के साथ मून पेपर की ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। साथ ही वो अब इस नौकरी के लिए खुद झुकने को भी तैयार हो जाता है। अब अंदर जाकर वह नए मैनेजर यानी सैंचुल के पैरों में लगभग गिर पड़ता है, जो अभी अभी वॉशरूम की तरफ जा रहा था, और कहता है कि मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने को तैयार हूं, बस मुझे रख लो। लेकिन सैंचुल, जो कभी उसका जूनियर था, वो उसके टूटे हुए अहंकार पर नमक छिड़कता है। वह उसे नीचा दिखाते हुए कहता है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो ऐसी जगह पर मत गिड़गिड़ाओ जहां लोग टॉयलेट करने आते हैं। फिर आखिर में सैंचुल उसे कुछ पैसे थमाता है और कहता है किसी लोकल बार में जाओ, थोड़ी शराब पियो और अपना दिमाग हल्का करो। अब मॉनसू के पास इस समय कोई और जवाब नहीं होता, इसलिए वह पैसे लेकर बाहर निकल जाता है और एक बार में पहुंच जाता है। लोकल बार की धुंधली लाइट में बैठा मानसू उसी आदमी की इंटरव्यू वाली वीडियो बार बार देख रहा होता है, यानी सैंचुल की। वह आदमी देश भर घूमकर इंटरव्यू दे रहा है, महंगे सूट पहनकर स्टेज पर भाषण झाड़ रहा है। अब स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मानसू के दिमाग में बस एक ही वाक्य घूमता है कि ऐसे लोगों के पास नौकरी है, जबकि मुझे जरूरत है तो मैं बेरोजगार हूं। फिर इतने में उसकी बीवी का फोन आता है और वह उसे घर बुलाती है, लेकिन घर लौटने पर पता चलता है कि उनकी बेटी की म्यूजिक टीचर अब और क्लास लेने को तैयार नहीं है। कारण साफ है कि अब इससे आगे के लेवल को सिखाने के लिए प्रोफेशनल लेवल के टीचर चाहिए, जबकि उसकी फीस बहुत ही ज्यादा होगी। फिर शाम को मानसू फिर से संचुल के इंटरव्यू देख रहा होता है। तभी मैरी उससे कहती है, इससे ज्यादा टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है, काश इस पर आसमानी बिजली गिर जाए और यह नौकरी तुम्हें मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो सकती है। यह आधा मजाक मॉनसू के दिमाग में किसी कील की तरह धंस जाता है। अगले दिन वो सैंचुल का पीछा करना शुरू कर देता है और सोच लेता है कि आज वह नौकरी हासिल करके ही रहेगा। फिर जब सैंचुल रास्ते में किसी कॉल के लिए एक इमारत के नीचे रुकता है तो मानसू पीछे से टेरेस पर चढ़ जाता है। इसके बाद वहां रखे एक भारी गमले तक हाथ ले जाता है और पूरे शरीर की सारी हिम्मत जुटाकर उसे ठीक सैंचुल के ऊपर गिराने की सोचता है। अब गमले तक हाथ पहुंच चुका है, उंगलियां नीचे धकेलने को तैयार है, लेकिन तभी छत पर घर की मालकिन आ जाती है और 1 सेकंड में प्लांट टूट जाता है। फिर अपनी नीयत छुपाने के लिए वह तुरंत बात घुमा देता है और वही गमला खरीद लेता है जिसमें लाल मिर्च का पौधा लगा होता है। इसके बाद उसके दिमाग में दूसरा सवाल उठता है कि अगर मैं इसे मार भी दूं तो क्या होगा? उसकी जगह कोई दूसरा बैठ जाएगा, क्योंकि शहर में मेरे जितने एक्सपीरियंस वाले ना जाने कितने लोग होंगे। इस तरह उसे समझ में आ जाता है कि सिर्फ एक को हटाने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए अगर उसे सच में मौके पर कब्जा करना है तो उसे पूरी कतार पर वार करना होगा। फिर वह सीधे घर लौटता है और एक बर्नर फोन खरीदता है। अब उस नंबर से वह एक लोकल मैगजीन को कॉल करता है और अपनी आवाज बदलकर कहता है कि मैं रेड पेपर कंपनी का मालिक बोल रहा हूं। हमें अपनी कंपनी के लिए एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर चाहिए, इसलिए आप हमारे लिए जॉब एड प्रिंट कर दीजिए। यानी एक झूठा एड जो उन सब लोगों को खींच लाएगा जो उसी तरह उधेड़बन में फंसा हुआ है। खैर, अब कुछ दिन के बाद इस चाल में पहला नाम आता है, जो है गोबियोंग। यह वही आदमी है जिसे हम ऑल इज वेल चिल्लाते हुए पहले देख चुके हैं और इसे भी सोलर पेपर से निकाला जा चुका है। उसकी बीवी अब उससे तंग आ चुकी है और बेरोजगारी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है, इसलिए वह दिन भर अखबारों में जॉब लिस्टिंग्स घूरता रहता है। घर का सारा खर्च बीवी के कंधे पर है और उसकी नजर में उसका पति अब निकम्मा बन चुका है। यहां तक कि उसकी बीवी का बाहर एक आदमी के साथ अफेयर भी होता है।
फिर मैगजीन में रेड पेपर का ऐड देखकर गोवियोंग तुरंत अपना रेजुमे भेज देता है। अब वह मेल मानसू के वर्नर अकाउंट पर पहुंचता है। 2 दिन बाद मानसू शहर भर से आए सारे रेजुमे उठा लेता है और दांत के दर्द से करहाते हुए वह सबको एक एक करके देखता है और फिर स्टक्स में बांट देता है। जो लोग उसके लेवल से नीचे है उनके रेजुमे सीधे कूड़े में चले जाते हैं। सिर्फ 2 नाम उसकी नजर में टिकते हैं। 2 ऐसे लोग जिनका एक्सपीरियंस उसकी बराबरी पर है। यानी अब उसकी टारगेट लिस्ट में कुल 3 लोग हैं। पहला गोवियोंग, दूसरा सीजो और तीसरा पहले से ऊपर बैठा हुआ मून पेपर का अयाश मैनेजर सेंचुल। इसके बाद वह बाकी सारे रेजुमे आग में झोंक देता है और अगले काम में लग जाता है। फिर वह ऑनलाइन एक प्लास्टिक की नकली गन के अलग अलग पार्ट्स मंगवाता है और उन्हें जोड़कर एक ऐसी बंदूक बनाता है जो दूर से बिल्कुल असली लगती है। अब इसे वह शोकेस में सजाकर रख देता है और वहीं से अपने पिता की असली गन गायब कर देता है ताकि घर में देखने पर किसी को लगे कि गन तो वही है और मैरी को भी कोई शक ना हो। अब अगले दिन अपनी सेकंड हैंड कार में बैठकर वह सीधे गोवियों के घर पहुंचता है। वहां उसे दरवाजा बंद मिलता है और फिर वह गौर करता है कि बाहर आता हुआ आदमी गोवियो नहीं बल्कि उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है। मानसू सिर्फ देखता है, नोटिस करता है और बिना कुछ बोले वापस लौट आता है। अगली सुबह वो फिर गोवियो के घर के पीछे वाली गली में घुस जाता है। आज दोनों पति पत्नी घर के पीछे वाले हिस्से में घूमते घूमते एक कोने में बैठ गए होते हैं, एक छोटे से पिकनिक की तरह। अब गोवियो उदास होता है क्योंकि उसके ईमेल में कोई जॉब ऑफर नहीं आया। हालांकि उसकी बीवी धीरे धीरे लेकिन भरसक कोशिश से उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि हमेशा मायूस होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह तुमने सालों पहले हिम्मत करके मुझे शादी के लिए पूछा था, उसी हिम्मत से अब कोई दूसरा काम ढूंढो। यह एक कंपनी ही दुनिया नहीं है। लेकिन गोवियोंग का जवाब साफ है, मैंने इतने साल इस कंपनी में काम किया क्योंकि मुझे सच में पेपर बनाने से प्यार है और मैं जानता हूं कि इंसानों की जिंदगी में पेपर कितना जरूरी है। पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधता है, शायद रेड पेपर कंपनी ईमेल नहीं भेजती, शायद वह पुराने तरीके से कागज पर ही जॉब लेटर भेजती हो। इसलिए वह अचानक उठकर अपने मेल बॉक्स की तरफ दौड़ पड़ता है। अब पीछे रह गई उसकी बीवी गुस्से और हताशा में उसे गालियां देती हुई घर की तरफ लौट जाती है। फिर जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसके सामने से एक सांप तेजी से गुजरता है, बिल्कुल वहीं जहां पेड़ों के पीछे छुपा मानसू घुटने के बल बैठा था। अब अगले ही पल वह सांप झाड़ियों के पीछे छुपे मानसू के पैर में काट लेता है। इस वक्त गोवियोंग की बीवी को लग रहा था कि कोई राहगीर जख्मी हुआ है, इसलिए वह दौड़कर आती है और उसका पैर ऊपर उठा देती है। साथ ही वह उसके पैर को कपड़े से कसकर बांधती है और पुरानी फिल्मों वाला देसी इलाज शुरू कर देती है। जी हाँ, वही जहर चूसकर निकालना। अब मानसू के लिए तो यह सब किसी बुरे मजाक की तरह था। पैर में दर्द और दिमाग में चल रहा अपना गुप्त प्लान, सब एक साथ टकरा रहे होते हैं। अब कुछ देर के बाद वह उसे टांग ऊपर रखकर आराम करने की सलाह देती है और खुद घर वापस चली जाती है। फिर घर आकर घबराया हुआ मानसू अपने फोन पर सर्च करता है कि सांप के काटने पर क्या करें, लेकिन स्क्रीन पर उसे पहली ही लाइन दिखती है कि अगर जहरीले सांप ने काटा हो तो टांग को ऊपर मत उठाएं और जहर को मुंह से चूसकर निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब मानसू यह जानकर बड़बड़ाता है कि कैसे कैसे लोग हैं भाई जो बिना कुछ जाने बस जो दिमाग में आए कर डालते हैं। शुक्र है सांप जहरीला नहीं था, वरना गोवियो की बीवी की मदद ने ही मेरी वाट लगा दी होती। खैर अब इसी बीच मैरी उसके कमरे में आती है। वो उसे डांस पार्टी और पहले वाले डांस कंपटीशन की याद दिलाते हुए कहती है कि तुम एक ही जॉब के पीछे खुद को खपा रहे हो, इसलिए कोई और नौकरी देखो, मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकती। जिस पर मानसू बस इतना कह पाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, बस कुछ दिन और शायद कोई काम मिल ही जाएगा। अब अगले दिन वह फिर से इंटरव्यू का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है, लेकिन इस बार वह सीधे गोवियोंग के घर के अंदर घुसता है। उस वक्त जब उसे लग रहा होता है कि घर खाली होगा, पर कमरे का दरवाजा खुलते ही वह देखता है कि गोवियो की बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर पर है। अब थोड़ी देर के लिए उसका अपना गुस्सा भी थम जाता है और उसे गोवियो के लिए सच में बुरा लगता है कि यह आदमी बाहर नौकरी के लिए मर रहा है और अंदर उसकी बीवी यह सब कर रही है। फिर कुछ देर कार में बैठकर वो खुद को संभालता है और दूर से देखता है कि गोवियोंग जल्दी जल्दी कदमों से घर की तरफ लौट रहा होता है। यह देखकर मानसू के दिमाग में तुरंत नया खतरा उभरता है कि अगर उसने अभी अपनी बीवी को किसी और के साथ देख लिया तो शायद टूटकर घर में ही बंद हो जाएगा और शराब और डिप्रेशन में डूब जाएगा, जिसके बाद उसे घर से बाहर निकालकर हैंडल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वह सोचता है कि इसे तो हमेशा बाहर होना चाहिए क्योंकि तभी वह उसे मार पाएगा। घर में मारने का मतलब है अपने सबूत छोड़ना, सीसीटीवी की निगाह में आना और भी बहुत कुछ। अब गोवियोंग बेरोजगारी से टूटकर लगातार शराब पीने लगा था। वो मानसू की बनाई झूठी उम्मीद रेड पेपर कंपनी के इंटरव्यू के भरोसे शराब छोड़ने की थेरेपी तक शुरू कर चुका था, लेकिन आज उसकी थेरेपी कैंसिल हो गई, इसलिए वह उम्मीद से पहले ही घर लौट रहा था। अब मानसू तुरंत बर्नर फोन से कॉल करता है कि मैं रेड पेपर कंपनी से बोल रहा हूं, आपका रिज्यूमे मिला था, क्या आप अभी तुरंत इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, मैं एड्रेस भेज रहा हूं। यह सुनकर गोवियो की आंखों में पहली बार फिर से चमक लौटती है और वह कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं इंटरव्यू वाला सूट पहनकर आता हूं। इसका मतलब वो फिर भी घर के अंदर जाता है और कुछ सेकंड्स के बाद सूट पहनने की बजाय अपनी बीवी और उसके प्रेमी को उसी हालत में देख लेता है। फिर बाहर निकलते वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ टेंशन रह जाती है। साथ ही वह बाहर आकर मोबाइल चेक करता है तो उसमें कोई एड्रेस नहीं, कोई मैसेज नहीं।
यानी रेड पेपर का कॉल भी छूट निकला और घर के अंदर की दुनिया भी। अब टूटे हुए मन से वह अपने पुराने दोस्त को फोन करता है, चल आज फिर बार में चलते हैं। और इसी बीच मानसू को मैरी का कॉल आता है, जो उसे पिक करने के लिए बुलाती है। फिर वह कार घुमाकर उस क्लब पहुंचता है जहां मैरी टेनिस के बाद पार्ट टाइम काम करती थी। वहां पहली बार वो उस डेंटिस्ट को सामने से देखता है जिसके साथ मैरी खेलती है और समय बिताती है। अब दिखने में वह भी ठीक ठाक सदा हुआ स्टेबल इंसान लगता था, इसलिए मानसू के मन में जहर जैसा शक उठता है कि क्या मैरी भी मुझे धोखा दे रही है। हालांकि वह डेंटिस्ट उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मानसू उसकी तरफ ठीक से देखता तक नहीं। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि जब तक उसके पास कोई नौकरी नहीं तब तक कोई उसे इज्जत से नहीं देखेगा और तब तक उसकी बीवी भी मजबूर होकर इसी आदमी के पास काम करती रहेगी। इसीलिए उसे महसूस होता है कि अब जो भी करना है उसे जल्दी करना होगा। उधर जैसा वह डर रहा था वैसा ही होता है। गोवियोंग अपनी बीवी और दुनिया से टूटकर घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर देता है। यानी अब उसे गोवियों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी और 4 दीवारों के अंदर घुसना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन दांत दर्द होने के बाद भी वह गोवियों के घर के बाहर पहुंचता है और दरवाजा खुलते ही सीधा गोवियों पर बंदूक तान देता है। अब गोवियों को पहले तो लगता है कि यह उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है जो किसी ड्रामे के लिए आया है, इसीलिए वह उसे गालियां देने लगता है। लेकिन शोर सुनकर उसकी बीवी भी चुपके से आकर मानसू पर हमला करने की कोशिश करती है। अब इसी अफरातफरी में मानसू उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद ट्रिगर दब जाता है और गोली गलती से गोवियों के कंधे में लग जाती है। अब गोवियों गिरता है और चीखता है, जबकि उसकी बीवी घबराहट और गुस्से में सीधा मानसू पर टूट पड़ती है। इसी बीच गन जमीन पर गिरती है और तीनों उसे पाने के लिए झपटते हैं, लेकिन आखिरकार बंदूक गोवियों की बीवी के हाथ में लग जाती है। यह देखकर मानसू तुरंत जान बचाकर भागता है, पर अचानक गोवियों की बीवी अपने ही घायल पति पर गोली चला देती है। उसके भीतर एक बेरोजगार और टूटे आदमी के लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी। उसके लिए वह उस बोझ में बदल चुका था जिसने उसकी जिंदगी रोक कर रखी थी और अब उसके अफेयर का राज का गवाह भी सिर्फ यही था। लेकिन मानसू जो यह कत्ल देख चुका था अब वह अकेला गवाह था, इसलिए गोवियों की बीवी बंदूक उठाकर उसके पीछे भागती है। लेकिन वह किसी तरह से कार तक पहुंचता है और तेजी से वहां से निकल भागता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाप आर्थिक रूप से पूरी तरह से गिर चुका है, इसलिए बेटे की दुनिया भी अब रास्ता भटकने लगी है। अब मानसू का बेटा अपने दोस्त के साथ बैठकर मोबाइल चोरी करने का प्लान बना रहा होता है। अब यह दोस्त वही होता है जिसके पिता ने उनका घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वही जो एक मोबाइल स्टोर का मालिक है। विडंबना यह है कि दोनों मिलकर चोरी उसी के स्टोर में करने वाले हैं। इधर एक गैस स्टेशन पर खड़े होकर मानसू मैरी को फोन करता है, लेकिन फोन पर उसका बेटा बताता है कि मॉम तो पहले ही डांस कंपटीशन के लिए निकल चुकी है। असल में यह वही कंपटीशन है जिसके बारे में मैरी ने पिछले रात उसे याद दिलाया था। जब वह अमीर थे तो हर साल इस इवेंट में जाते थे, और कहानी की शुरुआत में जो महंगे सैंडल उसने मैरी को गिफ्ट किए थे वह भी इसी रात के लिए थे। खैर, अब वह घर लौटता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है और पार्टी की तरफ निकल जाता है। इधर पार्टी हॉल में मैरी काफी देर तक उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन जब वह समय से नहीं पहुंचता तो वह मजबूरी और थोड़ी नाराजगी के साथ उसी डेंटिस्ट दोस्त के साथ डांस करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद दरवाजे पर खड़ा मानसू यह नजारा देखता है, जहां उसकी बीवी किसी और आदमी के साथ डांस फ्लोर पर घूम रही है, हंस रही है। यह देखकर वो अंदर आने की हिम्मत नहीं करता और बिना कुछ कहे मुड़कर वापस चला जाता है। रास्ते में कार चलाते हुए उसे अचानक याद आता है कि उसकी असली गन तो गोवियों के घर पर ही छूट गई है। फिर वो सीधे चुपके से वापस उसी घर की ओर लौटता वहां वो खिड़की के पीछे से झांक कर देखता है कि गोवियों की बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पीछे के आंगन में गोवियों को दफना रहे होते हैं और उसी गड्ढे में वो मानसू की गन भी मिट्टी के अंदर दबा देती है। अब दफनाने के बाद वह दोनों अंदर लौटकर शराब, म्यूजिक और नाच में खो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मानसू अंधेरे में धीरे धीरे मिट्टी हटाता है और अपनी गन तक पहुंचता है। इसके बाद वह बिना शरीर को छेड़े मिट्टी वापस बराबर कर देता है। साथ ही अब वह हथियार लेकर वहां से चुपचाप गायब हो जाता है और घर लौट आता है। फिर रात को जब मैरी वापस आती है तो दोनों के बीच आखिरकार बातें शुरू होती है। यहाँ मानसू का शक, उसका गुस्सा, उसकी कमजोरी सब बाहर आ जाता है। लेकिन मैरी रोते रोते उसे साफ भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी, मैं तो बस तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इस डांस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी और जब वक्त आया तो तुम फिर लेट थे। अब यह सुनकर मानसू अपनी गलती और नाकामी दोनों का बोझ महसूस करता है और उससे माफी मांग लेता है। खैर, अब एक दावेदार यानी गोवियो उसकी राह से हट चुका है और अब बारी है अगले की यानी सीजो की। यह सीजो भी उन्हीं में से है जिन्हें नौकरी से निकाला गया था और अब वह एक जूते की दुकान में सेल्समैन का काम करता है। तभी मानसू एक कस्टमर बनकर उसकी दुकान में आता है, जहां वह जूते ट्राई करते हुए हल्की फुल्की बातचीत में उससे दुकान के बंद होने का टाइम, रूटीन और अकेले लौटने की आदतों के बारे में कैजुअली पूछ लेता है। फिर दुकान बंद होने के बाद वो अंधेरी सड़क पर अपनी कार खराब होने का नाटक करता है। अब सीजो आदत के मुताबिक मदद करने के लिए रुक जाता है क्योंकि उसके रेयूए में साफ लिखा था कि उसे मशीनों की अच्छी समझ है। इसीलिए जैसे ही वह इंजन चेक करने के लिए आगे झुकता है तो मानसू सारी हिचक, सारा डर एक पल के लिए दबा देता है और उस पर वार कर देता है। सीजो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद कांपते हाथों से मानसू उसकी बॉडी को कार की डिग्गी में ठूसता है।
ढक्कन बंद करता है और बिना पीछे देखे घर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। लेकिन इस जल्दबाजी में वो एक गलती कर देता है। उस बंदूक की गोली का खाली शेल वही रास्ते पर रह जाता है। उधर उसी रात उसका बेटा और उसका दोस्त प्लान के मुताबिक उसके दोस्त के पिता के मोबाइल स्टोर में चोरी कर चुके होते हैं। लेकिन स्टोर से ढेर सारे फोन उठाकर भागते वक्त पुलिस उनकी मूवमेंट नोटिस कर लेती है और उनके पीछे लग जाती है। लेकिन फिर भी वो दोनों जैसे तैसे किसी तरह से गलियों में छुपते भागते हाफते हुए पुलिस की नजर से बचकर अपने अपने घरों तक पहुंच जाते हैं। उधर घर पहुंचकर मानसू घर के साइड में एक गड्ढा खोदना शुरू करता है, जहां थकान, डर और हड़बड़ी में उसका दम फूलने लगता है। इसीलिए वह आधा अधूरा गड्ढा छोड़कर कार की डिग्गी में सीजो की बॉडी को वैसे ही बंद छोड़कर सीधा घर के अंदर जाकर सो जाता है। अब सुबह दरवाजे पर जोर से किसी की दस्तक होती है और दरवाजा खुलने से पहले ही उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि किसी ने सब देख लिया होगा और अब पुलिस मेरे लिए आई है। लेकिन बाहर खड़े ऑफिसर उसे नहीं उसके बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि स्टोर के मालिक ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यह सुनकर मैरी घबरा जाती है और उनका बेटा हिरासत में ले लिया जाता है। साथ ही अब उन्हें बताया जाता है कि उसे 1 साल की सजा हो सकती है। उधर थाने के बाहर वही स्टोर मालिक खड़ा होता है, वही आदमी जिसने उनका घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब मैरी रोते रोते उससे रिक्वेस्ट करती है कि कंप्लेंट वापस ले लीजिए और बातों बातों में वह थोड़ा फ्लर्ट भी करती है ताकि किसी तरह से बेटे को बचाया जा सके। लेकिन तभी पीछे से मानसू आता है और कहता है कि मैंने पुलिस से बात की है। उन्हें पता चला है कि जिस वक्त चोरी हुई उस टाइम आपके स्टोर के सीसीटीवी कैमरे बंद थे और यह भी कि रोज रात को अक्सर कैमरे बंद रहते हैं। आखिर इतनी पाबंदी के बीच में आप रोज सीसीटीवी बंद करके अंदर क्या करते हैं? अब यह बात हवा में तीर की तरह छोड़ी गई थी, लेकिन निशाना सही जगह पर लगता है, क्योंकि सच यह है कि स्टोर मालिक अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टोर में ही कैमरे बंद करके समय बिताया करता था। फिर मानसू आगे झुककर धीरे से कहता है, या तो पुलिस कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो मैं खुद तुम्हारी बीवी को सीसीटीवी ऑफ होने की असली वजह बता दूंगा। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और जब वह घबराहट में कंप्लेंट वापस लेने को तैयार हो जाता है तो मानसू दूसरा दाव चलता है और कहता है, और जो घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है उसे भी कैंसिल कर दो। फिर वापसी में वह दोनों घर आते हैं और बेटे के सीक्रेट ड्रर से सारे चोरी किए हुए मोबाइल्स निकाल लेते हैं। यहाँ मानसू को सिगरेट का पैकेट भी मिलता है जो उनके बेटे का होता है, इसलिए वह पैकेट चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है और इसके बाद वह बाहर जाकर मोबाइल्स को जमीन में छुपा देते हैं। फिर रात को जब बेटा वापस आता है तो मानसू उसे सिगरेट का पैकेट दिखाते हुए कहता है, यह मुझे तुम्हारी ड्रर से मिला है, इसे अभी के अभी अपने हाथों से फेंक आओ। अब बेटा बाहर जाकर दिखावे के लिए सिगरेट फेंकने की एक्टिंग करता है, लेकिन सच में वह उन्हें फेंकता नहीं। अब रात को फिर से छत पर चढ़कर वह वही सिगरेट निकालकर जलाता है और अकेले स्मोक करने लगता है। वहीं से वो ग्रीन हाउस की तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि उसके पिता अंदर किसी बॉडी को काटने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर वह कुछ सेकंड्स के लिए हैरान हो जाता है और डरकर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता है। उधर मानसू भी सीजो की बॉडी को टुकड़ों में काटने की हिम्मत जुटा नहीं पाता, इसलिए वह उसे रस्सियों से कसकर बांधता है और गड्ढे में धकेल देता है। फिर वह उसमें मिट्टी भरता है और ऊपर एक नया पौधा लगा देता है। उधर पुलिस सीजो के गायब होने पर तफ्तीश करते करते मानसू के घर तक पहुंच जाती है। हालांकि पुलिस को शुरू में उस पर कोई सीधा शक नहीं होता, बल्कि वह तो उसे बस आगाह करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें सीजो की कार और उसका मोबाइल मिल चुका है और मोबाइल की लास्ट लोकेशन उसी पेपर कंपनी की थी जहां इंटरव्यू हुआ था। और जब वह कंपनी मैनेजर से बात करते हैं तो पता चलता है कि सबसे पहले जिस आदमी का चयन हुआ था उसका नाम था गोवियो, लेकिन उसने कई दिनों तक फोन नहीं उठाया तो कंपनी ने फाइनल ऑफर सीजो को दे दिया था। पर अब सीजो भी गायब है और उसी राउंड में इंटरव्यू देने वालों में से एक और नाम था मानसू, लेकिन अब पुलिस के लिए पैटर्न साफ होने लगता है। यह सब गुमशुदगियां एक ही जगह से जुड़ी है, उस इंटरव्यू से। इसीलिए वह मानसू को बस यह कहकर चले जाते हैं कि वह चौकन्ना रहे, क्योंकि कातिल अगर इंटरव्यू लिस्ट पर काम कर रहा है तो अगला नंबर उसी का हो सकता है। फिर दरवाजा बंद होते ही मैरी का अंदर का शक और गहरा जाता है। उसे अब सिर्फ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लगने लगती है। दूसरी तरफ मानसू के लिए रास्ता लगभग साफ हो रहा होता है, क्योंकि पेपर कंपनी में अब उसके सामने कोई सीधा कॉम्पिटिट नहीं बचा था। लेकिन फिर भी अभी एक समस्या बाकी थी। जिस कंपनी में यह सब इंटरव्यू हुए वह थी एक लोकल पेपर मिल, जबकि मून पेपर एक बड़ी कंपनी है, सुर्खियों में रहने वाली, पैसे वाली और ऊंचे स्टेटस वाली। अब मानसू सोचता है कि अगर वह कल को इस लोकल कंपनी में इंजीनियर बन भी गया तो क्या गारंटी है कि सयंचुल जैसे लोग जो मून पेपर में मैनेजर बने घूम रहे हैं कभी यहां आकर उसकी कुर्सी पर दावा नहीं करेंगे। क्योंकि उस दिन मून पेपर में बैठे उस आदमी ने इंटरव्यू के दिन न सिर्फ उसकी बेइज्जती की थी बल्कि उसे भी यह साफ दिखा दिया था कि जब तक ताकत नहीं इज्जत भी नहीं। इसलिए अब उसके दिमाग में अंतिम निष्कर्ष दर्ज हो चुका था कि अगर अपनी जगह पक्की करनी है तो तीसरे दावेदार यानी सयंचुल को भी रास्ते से हटाना होगा। इसलिए अब वह अपने आखिरी शिकार के लिए सयंचुल के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर घर में मानसू का बेटा अकेला उदास बैठा होता है। तभी मैरी उसके पास बैठती है और वह डरते डरते कहता है कि अब उसे अपने ही घर में डर लगने लगा है। असल में पिछली रात उसने साफ साफ नहीं देखा था, लेकिन उसे लगा कि उसके डैड ग्रीन हाउस के अंदर कुछ अजीब सा कर रहे थे, जैसे किसी चीज को काट रहे हो। यह सुनकर मैरी के अंदर का शक अब यकीन में बदल जाता है। फिर वह सीधे शोकेस की तरफ जाती है और गन को चेक करती है। यहाँ वह देखती है कि वहां रखी बंदूक असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का खिलौना है।
इसके बाद उसकी नज़र ग्रीन हाउस के पास उस गमले पर पड़ती है जहाँ की मिट्टी बाकी जगहों से ज्यादा खुदी हुई लगती है। इसीलिए वह फावड़ा उठाती है और वहां खुदाई करना शुरू कर देती है। उधर सयंचुल के घर में घंटी बजती है तो दरवाजा खुलता है और सामने मानसू खड़ा होता है। फिर वह धीरे से कहता है, उस दिन टॉयलेट के बाहर आकर नौकरी मांगना मेरी गलती थी। मुझे उस बात का पछतावा है। इसलिए मैं आज सिर्फ माफी मांगने और थोड़ी ड्रिंक करने आया हूं। यह सुनकर सयंचुल, जो खुद को ओपन माइंडेड समझता है, उसे अंदर बुला लेता है। फिर वह दोनों साथ बैठकर शराब पीना शुरू करते हैं। लेकिन फर्क यह है, सयंचुल सच में पी रहा होता है, जबकि मानसू अपने गिलास में डाली हुई शराब चुपके चुपके गिर रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि इस बोतल में सिर्फ शराब नहीं बल्कि बेहोशी की दवा भी मिली है। पर फिर भी संचुल उसे अपनी स्पेशल ड्रिंक ऑफर करता है और इस बार मजबूर होकर मानसू को भी पीनी पड़ती है। फिर कुछ देर में नशा इतना चढ़ जाता है कि वह दर्द से तंग आकर अपना खराब दांत खुद ही उखाड़ देता है, जिसे वह मूवी की शुरुआत से नजरअंदाज कर रहा था। अब यह नजारा देखकर सयंचुल भी सहम जाता है, लेकिन शराब बहती रहती है और धीरे धीरे दोनों उसके नशे में डूबने लगते हैं। लेकिन उसके बाद असर दिखता है उस दवा का जो सिर्फ सयंचुल के लिए थी। इस तरह आखिरकार सयंचुल बेहोश हो जाता है और अब मानसू नशे से लड़ते हुए खुद को संभालता है और उसे घसीटकर बाहर ले आता है। फिर वह घर के आगे मिट्टी में एक आधा गड्ढा तैयार करके उसे कमर तक गाड़ देता है, यानी आधा शरीर बाहर और आधा जमीन के अंदर। इसी बीच उसके फोन पर वीडियो कॉल आती है, वो भी मैरी की। उधर मैरी ने वो गड्ढा पूरा खोद लिया था और सच देख लिया था, इसलिए फोन पर वह कांपती आवाज में उसे समझाती है कि तुम जो कर रहे हो वह बहुत ही गलत है। एक नौकरी के लिए तुम यह सब कैसे कर सकते हो? यह पागलपन है। लेकिन मानसू का जवाब अब पूरी तरह से बदल चुका है। मैं जो कर रहा हूं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं। आज मेरा आखिरी इंटरव्यू है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस आऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। और यह कहकर कॉल कट हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद सयंचुल को होश आने लगता है। खुद को आधे गड्ढे में फंसा देखकर वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन खो देता है। इतने में मानसू उसके पास आता है और आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसके बाद वह उसके मुंह में एक फनल ठूस देता है। इतना ही नहीं, वो इसके बाद उसके मुंह में खाना पानी सब कुछ ठूस देता है और उसका चेहरा पॉलीथीन से लपेट देता है, जिसके कुछ ही देर में सियों का दम घुट जाता है और वह मारा जाता है। अब मानसू उसके मरने के बाद उसे वापस से अंदर लाकर काउच पर लेटा देता है। इसके बाद वह सारे फिंगरप्रिंट्स साफ करता है, बोतलें, गिलास, जगह जगह छुए गए हैंडल, सब निशानों को पोंछ देता है। वो पूरा सीन ऐसे सजाता है जैसे कोई अकेला आदमी शराब और कच्चा मांस खाकर अपनी ही गलती की वजह से दम घुटने से मर गया हो। इसके बाद वह फर्श से अपना टूटा हुआ दांत उठाता है और घर की ओर निकल जाता है। फिर घर पहुंचकर वह मैरी को सब कुछ बताता है। साथ ही वह उसे अपना उखाड़ा हुआ दांत दिखाकर कहता है, इस दर्द से तो अब छुटकारा मिल गया। हालांकि मैरी दुखी थी और डरी हुई भी। वो जानती थी कि उनका बेटा ग्रीन हाउस में जो देख चुका है उसे झूठ से ढकना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मानसू कहता है, उसे कहना कि वह एक पिग था, मैं उसे फर्टिलाइजर के लिए काट रहा था ताकि मेरे पौधों को अच्छी खाद मिल सके। अब इस विकृत सच और झूठ के बीच में दोनों एक खतरनाक समझौते पर सहमत हो जाते हैं कि सब कुछ ऐसे दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद आखिरकार फोन आता है, वो भी उसी लोकल पेपर कंपनी से। इसके बाद मानसू इंटरव्यू देने पहुंचता है। इस बार ना दांत में दर्द है और ना ही सामने वेटिंग कैंडिडेट्स की लाइन। सिर्फ वह टेबल पर बैठा है और चेहरे पर कॉन्फिडेंस है। फिर उसे बताया जाता है कि कंपनी पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, यानी अब मशीनें काम करेंगी और अकेले उसे ही पूरा प्रोडक्शन संभालना होगा। यह सुनकर मानसू मन ही मन सोचता है कि मैंने पिछले दिनों जो कुछ संभाला है उसके बाद यह सब क्या ही मुश्किल होगा। लेकिन अगले दिन पुलिस दोबारा उसके घर आती है, पर वह बताते हैं कि सीजो और गोवियो की हत्या के केस को क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि जांच के दौरान उन्होंने गोवियो की बीवी से बात की और उसने बयान दिया कि उसका पति गहरे डिप्रेशन में था और नौकरी नहीं मिलने और कंपटीशन में पीछे रह जाने की वजह से वो सीजो से जलने लगा था। साथ ही उसने अपनी बिना लाइसेंस वाली गन से सीजो को मार डाला और फिर खुद कहीं गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसकी गन भी नहीं मिली, बॉडी भी नहीं। सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस झूठी कहानी में गोवियो की बीवी ने मानसू का नाम तक नहीं लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मानसू फंसा तो वह खुद भी फंस जाएगी। उसने अपने ही पति को गोली मारी थी और यही सच अगर बाहर आता तो उसकी दुनिया भी वहीं खत्म हो जाती। इस तरह अब कागजों पर केस बंद हो जाता है और असल दुनिया में मानसू और उसका परिवार धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने लगता है। अब उसके पास एक स्टेबल जॉब थी, फैक्ट्री मशीनें, प्रोडक्शन लाइन और उसके ऊपर बैठा वह अकेला आदमी जिसने अपने लिए रास्ता खुद साफ किया है। फिर वह दोनों डॉग्स जो कभी आर्थिक तंगी में नानी के घर भेज दिए गए थे, अब वापस इस आंगन में दौड़ते कूदते दिखाई देते हैं। अगली सुबह सब अपने अपने किरदार में लौट आते हैं और मानसू नए ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसका बेटा उसी दोस्त के साथ स्कूल की तरफ निकलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बेटी अब सेलो पर बेहतरीन धुनें बजाना सीख चुकी है और उसकी उंगलियां तारों पर आत्मविश्वास से चल रही है। यानी बाहर से यह वही पुरानी सभ्य मिडिल क्लास फैमिली लगती है। एक शरीफ आदमी घर में हंसीजाक पौधों से भरा ग्रीन हाउस,
दो डॉग्स पढ़ता लिखता बैठा और संगीत सीखती बैठी और ठीक इसी मुस्कुराते चेहरे के पीछे मिट्टी में दबी लाशें, झूठ पर खड़ी नौकरी और वो घिनौने राज जिनके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय उस आदमी के जो हर सुबह शीशे में खुद को देखता है और फिर भी खुद को सही मानकर ऑफिस निकल पड़ता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। एक ऐसे आदमी के साथ जिसने अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए जो किया वो समाज कभी सफलता के पीछे छुपाकर भूल जाएगा, लेकिन उसका दिमाग शायद कभी नहीं भूल पाएगा कि उसकी नई जिंदगी किस जमीन पर खड़ी है। और यही इस मूवी की खूबसूरती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अभी तक मानसू को एक विलेन की तरह देख नहीं पा रहे हैं। यही खासियत है इस मूवी के फिल्मकार की कि उन्होंने इस तरह का सिनेमा पेश किया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो।